इमेजिन कीजिए, दो ऐसे शहर जिन्हें दुनिया की बेहतरीन वास्तुकला, अपार धन और बेहिसाब मेहनत से सजाया गया हो। ऐसे शहर जो अपने समय के सबसे महान साम्राज्यों की शान थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। इस विजुअल टूर और एक्सप्लेनर में हम मध्यकालीन भारत की इन्हीं दो सबसे असाधारण और रहस्यमयी राजधानियों फतेहपुर सीकरी और हम्पी की गहराई में चलेंगे। एक घुमक्कड़ इतिहासकार के नजरिए से हम इन पत्थरों में छिपे इंजीनियरिंग के रहस्यों, उनकी कहानियों और उस सांस्कृतिक संगम को महसूस करेंगे जो आज भी इन खंडरों में गूंजता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी मन में आता है, इतनी भव्यता, इतने विशाल संसाधन और इतनी मेहनत के बाद इन महान राजधानियों को बनने के कुछ ही समय बाद एक भूतिया शहर की तरह खाली क्यों छोड़ दिया गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था? ये इतिहास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इनकी नींव में उतरना होगा और इन शहरों को बनाने वाले शासकों के दिमाग को पढ़ना होगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली मंजिल है लाल बलुआ पत्थर पर बसा एक ऐसा शहर जिसकी नींव किसी जीत के जश्न में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक खोज में रखी गई थी। 3 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी इस चट्टानी पहाड़ी पर बसे फतेहपुर सीकरी की कहानी असल में एक राजा के गहरे व्यक्तिगत संकट से शुरू होती है। जरा सोचिए, 20 साल की उम्र तक सम्राट अकबर ने लगभग सब कुछ जीत लिया था। एक विशाल साम्राज्य उनके कदमों में था, लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कोई पुरुष वारिस नहीं था। इसी हताशा ने उन्हें आगरा से सीकरी के एक छोटे से गांव तक पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। वहां उनकी मुलाकात एक अपरंपरागत सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से हुई। संत ने 3 बेटों की भविष्यवाणी की और रानी हरकाबाई ने उसी कुटिया के पवित्र साये में जहांगीर को जन्म दिया। इसी आभार और सूफी आशीर्वाद के सम्मान में 1570 में इस महान शहर का निर्माण शुरू हुआ। इस शहर की दार्शनिक सोच कितनी गहरी थी, इसका एक बेहतरीन उदाहरण ये 175 फीट ऊंचा और 115 फीट चौड़ा बुलंद दरवाजा है। इसे गुजरात विजय की याद में बनाया गया था, लेकिन इसके ऊपर जो लिखा है वो सच में हैरान कर देने वाला है। यहाँ इस्लाम या किसी युद्ध का जिक्र नहीं है, बल्कि यीशु यानी जीसस क्राइस्ट का एक कोट लिखा है। दुनिया एक पुल है, इसके पार जाओ लेकिन उस पर घर मत बनाना। ये विचार भौतिक दुनिया को एक माया मानने वाले हिंदू दर्शन से भी कितनी गहराई से मेल खाता है। ये सीकरी की उस अनूठी सर्वधर्म संभाव वाली नींव को दिखाता है जो उस दौर में बिल्कुल अकल्पनीय थी। और यही सांस्कृतिक संगम सीकरी की वास्तुकला में भी साफ झलकता है। इसका लेआउट पारंपरिक मुगल समरूपता या सिमेट्री से बिल्कुल अलग है। ये राजपूत किलों की तरह असममित यानी असिमेट्रिकल है। इसमें जटिल गुजराती शिल्प कौशल का इस्तेमाल किया गया है। इबादत खाना को ही ले लीजिए, ये वो जगह थी जहां अजीबोगरीब पोशाक पहने पुर्तगाली पादरियों के साथ भी खोली धार्मिक चर्चाएं होती थीं। इसके अलावा 5 मंजिला हवादार पंच महल और अनूप तालाब जहां महान तानसेन का संगीत गूंजता था, ये सब सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये भौतिक रूप से अकबर के स्वतंत्र और समानतावादी आध्यात्मिक विचारों को पत्थरों में उकेरती हैं। सीकरी के बारे में एक और बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो खुद अकबर की जीवन शैली से जुड़ी है। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर बेहद सादा जीवन जीते थे, पूरे तरह शाकाहारी थे और शराब को हाथ नहीं लगाते थे। हर सुबह दरबारियों से मिलने से पहले वे एक विशेष ऊंचे चबूतरे पर जाकर हिंदू शैली में सूर्य के 1001 नामों का पाठ करते थे। ये चबूतरा कोई साधारण ढांचा नहीं था, बल्कि इसे खगोलीय दिशाओं यानी एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट को ध्यान में रखकर बिल्कुल सटीक बनाया गया था। यही वो आध्यात्मिक खुलापन था जिसने उन्हें कट्टर पारंपरिक मौलवियों से दूर कर दिया था। सीकरी के लाल बलुआ पत्थरों से निकलकर अब हम दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, शक्तिशाली तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे एक ऐसे साम्राज्य की ओर जहां ग्रेनाइट के पत्थरों ने कविता का रूप ले लिया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। दोनों शहरों के संस्थापकों की जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क था। जहां अकबर शांति और आध्यात्मिक उत्तरों की तलाश में थे, वहीं विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय एक बेहद सख्त अनुशासक और योद्धा थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगोज पेस ने उन्हें बहुत करीब से देखा था। उन्होंने लिखा है कि राजा का कद मध्यम था, रंग गोरा था और चेहरे पर चेचक के निशान थे। वो इतने अनुशासित थे कि व्यायाम से पहले रोजाना तेल पीते थे। यही वो योद्धा थे जिन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को 3 गुना तक बढ़ा दिया था।
लेकिन कृष्णदेवराय सिर्फ एक कठोर योद्धा ही नहीं थे, वे एक बहुभाषी और भावुक कवि भी थे। उनकी ये तेलुगु कविता देखिए, जहां वो द्रविड़ महिलाओं, लाल कमलों और अंडाकार तालाबों का जिक्र करते हैं। ये कविता दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी, महलों का रोमांस और महिलाओं के कंगनों की झनकार ने हम्पी के शाही क्वार्टरों के डिजाइन को प्रभावित किया था। इन महलों की वास्तुकला में एक अजीब सी कोमलता और कामुकता है, जो सीधे राजा की कविताओं से निकलकर पत्थरों पर उकेरी गई लगती है। एक आधुनिक सांस्कृतिक पर्यटक के लिए इन दोनों शहरों को एक्सप्लोर करना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में कदम रखने जैसा है। सीकरी में स्थानीय लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, जो नरम होता है और उसे आसानी से तराशा जा सकता है। लेकिन हम्पी बिल्कुल अलग है। वहां 26 वर्ग किलोमीटर में फैले विशाल प्राकृतिक ग्रेनाइट शिलाखंड है। ये कठोर पत्थर दूर से देखने पर पारे यानी मर्क्यूरी की जुड़ी हुई बूंदों जैसे लगते हैं। इन कठोर चट्टानों को काटकर शहर बसाना अपने आप में एक असंभव सा काम था। लेकिन विजयनगर के शिल्पकारों ने इसी ग्रेनाइट पर अपनी अनूठी वास्तुकला की कविता लिख दी। वास्तुकला अपनी जगह है, लेकिन इन शहरों की जो चीज सच में होश उड़ा देती है, वो है इनके अंदर छिपे इंजीनियरिंग के प्राचीन रहस्य और प्रकाश का अद्भुत खेल। उदाहरण के लिए हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर को ही देख लीजिए। इसके 165 फीट ऊंचे राजगोपुरम टावर के ठीक पीछे एक अंधेरा आंतरिक कक्ष है। इस कक्ष की मोटी ग्रेनाइट दीवार में एक छोटा सा छेद जानबूझकर उकेरा गया था। जब सुबह के समय सूरज की रोशनी टावर से टकराकर इस छेद से गुजरती है, तो प्रकाश की सीधी रेखा के सिद्धांत के कारण दीवार पर बाहर खड़े गोपुरम की बिल्कुल सटीक लेकिन उल्टी परछाई बनती है। ये होल लिटरली एक कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। सोचिए, बिना किसी लेंस या आधुनिक तकनीक के उन्होंने पत्थरों के बीच एक विशाल पिनहोल कैमरा बना दिया था। और हम्पी के चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते। विट्ठल मंदिर के खंभों को देखिए, जिन्हें थपथपाने पर बाकायदा संगीत के अलग अलग स्वर निकलते हैं। पत्थर से निकलता हुआ संगीत प्रांगण के गरुड़ को समर्पित एक बेहद खूबसूरत विशाल पत्थर का रथ है। शहर को बचाने के लिए 36 फीट ऊंची 7 सुरक्षा दीवारें बनाई गई थीं। और अगर सांस्कृतिक संगम देखना हो तो कमल महल को देखिए, जहां हिंदू शैली की छतों को सहारा देने के लिए पूरी तरह से इस्लामी मेहराबों यानी आर्चेस का इस्तेमाल किया गया है। ये मध्यकालीन भारतीय समाज के बदलते और घुलते मिलते स्वरूप का एक शानदार उदाहरण है। अब चाहे शहर रेगिस्तान में बना हो या ग्रेनाइट की चट्टानों पर, उसे जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पानी। पानी के बिना कोई साम्राज्य नहीं टिक सकता। हम्पी ने इस चुनौती को बहुत अच्छे से संभाला। उन्होंने तुंगभद्रा नदी से पानी खींचने के लिए नीलों लंबे जल सेतु और विशाल बावड़ियां बनाई, जिससे एक बहुत बड़ी और समृद्ध आबादी वहां फल फूल सकी। इसके ठीक विपरीत सीकरी ने एक कृत्रिम झील और बुनियादी जल संचय पर भरोसा किया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सीकरी में पानी की भयंकर कमी हो गई, जिसने शहर के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया। और फिर वो समय आया जब इन दोनों ही धड़कते हुए शहरों में अचानक सन्नाटा छा गया। वो क्लाइमैक्स जिसने इन्हें राजधानी से सीधे खंडर में बदल दिया। इन दोनों शहरों का अंत बहुत अलग अलग तरीके से हुआ। सीकरी में पानी का संकट गहराता जा रहा था और उसी समय राजनीतिक समीकरण भी बदल रहे थे। अकबर को अपने फारसी प्रतिद्वंदियों से लड़ने के लिए उत्तर पश्चिम में लाहौर जाना पड़ा। इन राजनीतिक मजबूरियों और पानी की कमी ने सीकरी को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। दूसरी तरफ हम्पी का अंत बहुत ही हिंसक और दर्दनाक था। विजयनगर के पड़ोसी राज्य एकजुट हुए और उन्होंने शहर पर एक भयानक आक्रमण कर दिया। महलों को हफ्तों तक जलाया गया और लूटा गया। इतनी तबाही मची कि आज वहां महानवमी डिब्बा जैसे कुछ पत्थरों के चबूतरे ही उस बर्बादी की गवाही देने के लिए बचे हैं। आज जब लोग इन ऐतिहासिक खंडहरों को एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो एक घुमक्कड़ इतिहासकार के नजरिए से कुछ चीजों को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सीकरी जाएं तो 70 फुट ऊंचे बुलंद दरवाजे पर लिखे यीशु के उस अनोखे कोट को जरूर ढूंढे। उस ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर सोचे जहां अकबर खगोलीय दिशाओं के बीच सूर्य की पूजा करते थे। और अगर हम्पी जाना हो तो विरूपाक्ष मंदिर के उस प्राचीन पिनहोल कैमरे का जादू देखने के लिए सुबह जल्दी जाएं, जब रोशनी सबसे बेहतरीन होती है। विट्ठल मंदिर के खंभों का संगीत सुने और कमल महल में उस हिंदू और इस्लामी वास्तुकला के संगम को महसूस करें। यह सब किसी भी यात्रा को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगा।
ये वीरान शहर, ये टूटे हुए महल, ये भले ही खामोश हो गए हों, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इनके पत्थर आज भी बहुत कुछ कहते हैं। हमारे इस एक्सप्लेनर ने सीकरी और हम्पी के कुछ पन्नों को पलटा है, लेकिन क्या पता इन खामोश सायों और ग्रेनाइट की दरारों में अभी और कितने प्राचीन रहस्य छिपे हों जो किसी के उन्हें खोजने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास कभी पूरी तरह से नहीं मरता, तो क्यों न किसी दिन खुद जाकर इन खामोश राजधानियों की धड़कन को सुना जाए।